तस्वीरें ईरान से हैं। अवाम सड़कों पर है, नारे लग रहे हैं, तानाशाह को मौत, ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेंगे। सुप्रीम लीडर अली खामनेई का कहना है कि इन सब के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। उधर बैकग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी के बयान हैं। बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी। तो ईरान में आगे क्या होने वाला है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले कुछ वीडियोस देखिए जो ईरान की सड़कों का हाल बयां कर रहे हैं। इन्हें फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP ने वेरीफाई किया है। पहला वीडियो, प्रदर्शनकारियों के हाथ में एक भारी भरकम झंडा है, ईरान का राष्ट्रीय ध्वज, इस्लामिक रिपब्लिक का प्रतीक, उसे तार तार किया जा रहा है। वीडियो ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से है। अब राजधानी तेहरान का हाल देखिए, लोग नारे लगा रहे हैं, तानाशाह की मौत हो, खामेनेई मुर्दाबाद। अगला वीडियो, कासिम सुलेमानी की मूर्ति गिराई जा रही है। कासिम ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के मुखिया थे। वो जनवरी 2022 में अमरीकी हमले में मारे गए थे। उनको ईरानी हुकूमत हीरो के तौर पर पेश करती है। अगला वीडियो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के ईरान शहर से है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की मूर्तियों को आग के हवाले कर दिया है। ईरान में 1979 में अयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में इस्लामी क्रांति आई थी, जिसमें राजतंत्र को उखाड़कर फेंक दिया गया था। इसके पहले मोहम्मद रेजा शाह पहलवी का शासन था। अब कुछ शहरों में उस पहलवी वंश के समर्थन में नारे लग रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है, फारसी भाषा में लोग कह रहे हैं, ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस आएंगे। उधर निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी यानी ईरान के आखिरी शाह के बेटे ईरान की सरकार पर प्रदर्शन कुचलने के आरोप लगा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन को तेज करने की अपील कर रहे हैं। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, अलग अलग शहरों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि देश के सभी 31 प्रांतों के करीब 100 से ज्यादा शहरों में रैलियां हो रही हैं। नॉर्वे से संचालित NGO ईरान ह्यूमन राइट्स का आरोप है कि ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। दावा है कि जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं, कम से कम 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिनमें 8 नाबालिग भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हैं, 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन आंकड़ों को देखते वक्त ये याद रखना जरूरी है कि ये संस्थाएं पश्चिमी देशों से चलती हैं, इसलिए पूर्वाग्रह की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया और सरकारी बयानों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 21 है। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। इस संख्या में ईरानी सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं, जो हिंसक प्रदर्शनों की भेंट चढ़े हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स ने यह हिंसा भड़काई है। 9 जनवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई सरकारी टीवी पर आए। उन्होंने भी यही कहा कि ये विदेशी दुश्मनों की साजिश है। खामनेई का इशारा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ था। उन्होंने कहा कि इन दुश्मनों के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं और लोग इनके इशारे पर ही अपनी ही सड़कें बर्बाद कर रहे हैं। खामनेई के इस भाषण के दौरान भीड़ ने डट टू अमेरिका, अमेरिका की मौत के नारे भी लगाए। विदेशी दुश्मनों की साजिश है या नहीं, ये अभी साफ तौर पर नहीं पता, लेकिन ईरान के दुश्मन ऐसे हालात देखकर अपनी पॉलिटिक्स जरूर मजबूत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार चेतावनी दे चुके हैं। सुनिए, उनका कहना है कि वो ईरानियों को बचाने जरूर आएंगे। हम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। अगर उन्होंने पहले की तरह लोगों को मारना शुरू किया तो अमेरिका उन्हें बहुत सख्त जवाब देगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी ऐसा ही बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान की जनता के हक की लड़ाई में अमेरिका उनके साथ है। जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ईरान की सरकार में कई बड़ी समस्याएं हैं और जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले भी कह चुके हैं कि 2 महीने पहले भी यही सही था और आज भी यही सही है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से गंभीर बातचीत करनी चाहिए। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वो इसे ईरान की आजादी का मौका बता रहे हैं।
ממשלת ישראל, מדינת ישראל, इजराइल की सरकार और मेरी नीति साफ है। हम ईरान के लोगों की लड़ाई को समझते हैं और उनकी आज़ादी, बराबरी और इंसाफ की उम्मीदों के साथ खड़े हैं। बहुत मुमकिन है कि ईरान के लोग इस वक्त अपनी किस्मत खुद तय करने के मोड़ पर खड़े हों। אנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו. ईरानी विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि इजराइल हमारी एकता तोड़ने की फिराक में है। नेतन्याहू और अमरीकी नेताओं के बयान सिर्फ हिंसा और आतंकवाद भड़काने वाले हैं। रजीम सेक्युनिस्टी मुतरस्सिद ज़ायोनिस्ट शासन यानी इजराइल हर मौके पर देश में फूट डालने और हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के कुछ कट्टर नेताओं के बयान अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में देखें तो वो हिंसा, आतंक और हत्या को बढ़ावा देने वाले हैं। رادیکال آمریکایی، مقام‌های تندرو آمریکایی कुल जमा ईरान में फिलवक्त हालात नाजुक हैं। 8 जनवरी को सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट काट दिया था। 9 जनवरी को भी ब्लैकआउट रहा। फ़ोन लाइनें ठप पड़ गई हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो सवाल है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई। हमने पिछले हफ्ते दुनियादारी में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की थी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल एक रिकैप ले लीजिए। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का आज 12वां दिन था। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार से इसकी शुरुआत हुई थी। दुकानदार शटर गिराकर सड़कों पर आ गए थे। वजह थी कमर तोड़ महंगाई, ठप पड़ा धंधा और करेंसी की लगातार गिरती वैल्यू। फिर जैसे जैसे दिन बीते विरोध का सुर कई और शहरों में फैला। फिर 3 जनवरी को सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक बयान दिया था और सरकार की गलती कबूल की थी। माना था कि गुस्सा जायज़ है, सरकार काम कर रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन करना हक है, मगर दंगा करना अलग बात है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। देश की आर्थिक हालत, मुद्रा की गिरती कीमत और विदेशी करेंसी के मुकाबले उसकी अस्थिरता की वजह से कारोबार का माहौल बिगड़ा हुआ है। व्यापारी कहते हैं कि ऐसे हालात में बिजनेस करना नामुमकिन है और वे सही हैं। सरकार भी इसे मानती है। राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी इस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जायज है, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ अलग बात है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें रोका जाना जरूरी है। इसके बाद ईरान की सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की। एक राहत पैकेज का ऐलान किया। कहा कि हम हर नागरिक को पैसा देंगे। कितना? 1 मिलियन तोमन। डॉलर में बदलेंगे तो करीब $7, भारतीय रुपयों में कोई 600 रुपये मान लीजिए। ये पैसा 4 महीने तक मिलेगा। लेकिन पेच ये है कि ये कैश नहीं मिलेगा, ये क्रेडिट होगा, यानी आप इससे सिर्फ चुनिंदा सामान खरीद सकेंगे। सरकार का मकसद है कि लोगों पर से महंगाई का बोझ थोड़ा कम हो। तारीख तय हुई है 10 जनवरी, तब से ये पैसा खातों में आना शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ही प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट है ये, ईरान में पिछले प्रदर्शनों से कितना बड़ा है, एक्सपर्ट से समझते हैं। Frankly, the protests are not just economic; they're also political at this point with protesters that are out on साफ बात है, ये प्रदर्शन अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहा, ये पूरी तरह पॉलिटिकल हो गए हैं। सड़कों पर उतरे लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अपना गुस्सा, अपनी हताशा और गहरी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों का सियासी होना इस बात से ही साफ हो जाता है कि भीड़ कितनी बड़ी है और सड़कों पर किस तरह के नारे गूंज रहे हैं। ये दिखाता है कि पूरी ईरानियन सोसाइटी में गुस्सा कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ये सिर्फ किसी एक तबके की बात नहीं है। ये सिर्फ जेनजी या बाजार वालों का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है। इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्से जुड़ गए हैं। वो इलाके भी शामिल हैं जहां अल्पसंख्यक रहते हैं। तो मामला काफी बड़ा है और शायद बहुत ज्यादा गंभीर है। provinces that are dominated by ethnic minorities. So it speaks to something quite bigger and perhaps more serious. अगला सवाल, प्रदर्शनों में पहलवी शासन का जिक्र बार बार आ रहा है। क्या वाकई ऐसा कोई सेंटिमेंट ईरानी जनता के भीतर है? जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर देखिए। ये है मारा-लागो, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप का आलिशान ठिकाना। अगले हफ्ते वहां एक बेहद खास मेहमान आने वाले हैं, रजा पहलवी। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे। जब 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई, शाह को तख्त छोड़ना पड़ा, तब से रजा पहलवी भी अपने मुल्क से दूर हैं, अमेरिका में रहते हैं, निर्वासन यानी एग्जाइल में। खबर है कि वो अगले हफ्ते मारा-लागो पहुंच रहे हैं, लेकिन एक पेंच है, वो ट्रंप के घर तो जा रहे हैं, मगर ट्रंप उनसे मिलेंगे नहीं। खुद ट्रंप ने कह दिया है कि अभी प्रिंस से मिलने का सही वक्त नहीं है। तो फिर वो क्यों जाएंगे? दरअसल मारा-लागो में जेरूसलम प्रेयर ब्रेकफास्ट नाम की एक संस्था है, वो एक कार्यक्रम करा रही है। ये संस्था अपनी 10वीं सालगिरह वहाँ पर मनाएगी। इसी कार्यक्रम में रजा पहलवी को न्योता दिया गया है।
आयोजक अल्बर्ट वेक्सलर कहते हैं कि पहलवी का वहाँ होना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है। इससे ईरान में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जगती है। मगर ट्रंप फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पहलवी से मिलेंगे तो ट्रंप ने कहा कि वो अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर अभी उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। दशकों से रजा पहलवी राजशाही समर्थकों के लिए एक उम्मीद का चेहरा बने हुए हैं, वहाँ की हुकूमत के खिलाफ एक प्रतीक। हालांकि वो खुद कहते हैं कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि ईरान में रेफरेंडम हो, जनमत संग्रह, जनता खुद तय करे कि उन्हें कैसा निज़ाम चाहिए, राजशाही या लोकतंत्र। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हर कोई उनका मुरीद नहीं है। आलोचक उन्हें उनके पिता के दौर की तानाशाही से जोड़ कर देखते हैं। देखिए, रिजा शाह पहलवी जो हैं वो इतने पॉपुलर तो नहीं है जितना बाहर लोग समझते हैं, पर थोड़ी बहुत उनका बेस है। पर वो क्यों है? वो इसलिए भी लोग इसलिए चांट कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। यानी कि ईरान की रजीम इसलिए भी सरवाइव कर रही है बहुत सालों से, और बावजूद कई प्रोटेस्ट के, मतलब 22 में मासा अमीनी, 19, 17, 15, अब जितना दिल चाहे कर लें, पीछे चले जाएं, कि ये डिसऑर्गेनाइज स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं जिनका कोई लीडर नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और एक चेहरा चाहिए होता है किसी भी प्रोटेस्ट को सक्सीड करने में। तो ये पब्लिक की समझ में भी आने लगा है वहां की कि कोई चाहिए, चाहे सिंबॉलिकली हो। इसलिए ये तो लोग कभी कभी चीखते हैं कि डाउन विद द डिक्टेटर या डेथ टू द डिक्टेटर, मर्ग मर्ग खमेनी। पर अभी तक किसके फेवर में है और कौन लीडर है ये कभी तक साफ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना इनको एक सिंबल बनाया जाए। ये नहीं कि वो वापस शाह के अंडर आना चाहते हैं वो लोग, या फिर से मोनार्की में रहना चाहते हैं, पर कोई विकल्प नहीं है इस वजह से कुछ लोग। पर ऐसा नहीं है कोई कि वो बहुत पॉपुलर है ईरान में, ऐसे कोई वो नहीं। ईरान में इन प्रदर्शनों का अंजाम क्या हो सकता है, हमने एक्सपर्ट से समझा। इस प्रोटेस्ट का अंजाम मैंने भी डिस्कस किया है अपने चैनल पे, पर इसके 2 अंजाम हो सकते हैं। पहला अंजाम, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं ईरानियन, सईद लैलस, वो कहते हैं कि एक बोनापार्टिज्म हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक बाहुबली एमर्ज हो सकता है। यानी कि रजीम इतनी कमजोर नहीं है कि कोलैप्स हो जाए, कुछ सपोर्ट बेस है, क्योंकि अभी मिलिट्री उनके साथ है, IRGC उनके साथ है, बसीज उनके साथ है, मतलब पैरामिलिट्री। तो ये कि वो कोलैप्स हो जाएगी मुश्किल लग रहा है इनके हिसाब से, पर रजीम थक चुकी है और रिफॉर्म नहीं कर पा रही अपने आप को। तो रजीम भी एक तरह से चाहती है कि किसी और को हैंड ओवर कर दे। तो ये हो सकता है रजीम के अंदर से निकले ये स्ट्रॉन्ग मैन, या तो आर्मी के अंदर से, या क्लर्जी के अंदर से, या कहीं और से, पॉलिटिक्स पार्टी से। पर एक स्ट्रॉन्ग मैन इमर्ज करेगा, उससे फायदा ये होता है कि डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज हो जाती है, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो डिसीजन नहीं ले पा रही है रिफॉर्म के, वो आदमी ले पाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान तो चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अंदर की बात ये है, बाहर का रेटरिक नहीं देखिए आप जो बाहर कहा जा रहा है, अंदरूनी बात ये वो तैयार है, पर अमेरिका तैयार नहीं है। चाहे वो ज़ायनिस्ट लॉबी का प्रेशर हो या कोई और बात हो, अमेरिका तैयार नहीं है कुछ फेस सेविंग देने के लिए कि भाई नाम के वास्ते आप कर लो न्यूक्लियर मटेरियल रिफाइन, उतना भी नाम के वास्ते भी नहीं करने देना चाहते। तो लग ये रहा है कि ये सैंक्शंस कंटिन्यू होंगे, और जब तक ये सैंक्शंस कंटिन्यू होंगे तब तक इकोनॉमिक सिचुएशन गिरती रहेगी फ्री फॉल में। I think Venezuela is, of course, a cautionary tale. मुझे लगता है वेनेजुएला का किस्सा ईरान के प्रदर्शनकारियों और वहाँ की सरकार दोनों के लिए एक चेतावनी जैसा है। प्रदर्शनकारियों के लिए ये एक सबक है कि अमेरिका असल में सिर्फ अपने हितों को साधना चाहता है। वो बस ऊपर से शतरंज के मोहरों की तरह चीजें बदलना चाहता है, न कि ईरान में कोई सच्चा और मजबूत लोकतांत्रिक बदलाव लाना। And not really a meaningful democratic change in Iran. बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के 3 बड़े शहर नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीज़ा सेवाएं फिलहाल बंद कर दी हैं। यह जानकारी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार M तौहीद हुसैन ने मीडिया को दी। उन्होंने साफ कहा कि यह कदम पूरी तरह सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। हुसैन ने बताया कि बिजनेस और
वर्क वीज़ा पर यह रोक लागू नहीं होगी। मुंबई और चेन्नई में मौजूद बांग्लादेशी मिशनों में वीज़ा सेवाएं अभी भी जारी हैं। इसी बीच बांग्लादेश ने अमेरिका से मांग की है कि हाल ही में लगाए गए वीज़ा बॉन्ड नियम को वापस लिया जाए। हुसैन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक बताया, लेकिन कहा कि यह नियम सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं बल्कि कई देशों पर लागू किया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब भारत पहले ही 5 अगस्त 2024 के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीज़ा नियम सख्त कर चुका है। जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और हिंसा के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के हटने से भारत बांग्लादेश रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।